नमस्कार दर्शकों, मीट द मीडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हम आपकी मुलाकात मीडिया जगत की विभिन्न हस्तियों से कराते हैं और मीडिया जगत में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से उनके कामकाज होते हैं, क्या उनके अनुभव हैं, किस बैकग्राउंड से वो लोग आते हैं, अखबार की दुनिया और टेलीविज़न की दुनिया, सब तरह के जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हम उनके जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार दक्षा वाहिदकर से, जो कि वर्तमान में पत्रिका समाचार पत्र में कार्यरत हैं और पत्रिका प्लस और जो उनका जूम संस्करण है, उन दोनों को वो आर्ट एंड कल्चर को हेड करती हैं और काफ़ी लंबा उनका मीडिया जगत में अनुभव है। लगभग 18 वर्षों से वे कार्यरत हैं। तो आज हम उनसे उनकी जो जर्नलिज्म की यात्रा है उसके बारे में बात करेंगे और किस तरह की वो पत्रकारिता को अभी देख रही हैं, किस तरह की चुनौतियां हैं, किस तरह का उनका कामकाज है, किस तरह की उनकी हॉबीज़ हैं, कैसे वो अपने काम को अंजाम देती हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जिनको आप इस इंटरव्यू में देखेंगे, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस इंटरव्यू को पूरा ज़रूर देखें। तो दक्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, मुझे आमंत्रित करने के लिए। तो दक्षा जी, हमारा जो इंटरव्यू का फॉर्मेट है, इसमें हम शुरुआत इस तरह से करते हैं कि हम जिन भी हमारे गेस्ट को बुलाते हैं तो उनकी शैक्षिक बैकग्राउंड से लेकर के फिर हम उनके आगे की जर्नी की बात करते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आपका शैक्षिक बैकग्राउंड क्या है और आपने कहाँ से अपने करियर की शुरुआत की? जी, मैं बताऊंगी। मैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है इंदौर में, वहाँ से मैंने जर्नलिज्म का कोर्स किया हुआ है और उसके पहले मैंने BSc IT भी ट्राई किया था और 1-2 साल वो भी पढ़ाई करी है, लेकिन मेरा मन वहाँ नहीं लगा तो मैंने जर्नलिज्म में स्विच किया और बस यही पढ़ाई की है। 1 साल मैंने जर्नलिज्म का कोर्स किया और जो बीच में ब्रेक होता है, गर्मी की छुट्टियां कह सकते हैं, तो उसमें मैंने सोचा कि 2 महीने खाली बैठने से अच्छा है किसी अखबार में जाएं और मैंने दैनिक भास्कर में कल्पेश याग्निक जी उस वक्त एडिटर हुआ करते थे जी। और उनसे मिली और मैंने कहा कि आप मुझे कुछ भी काम दे दीजिए, आप मुझे कहें तो पानी पिलाने का काम देंगे तो भी चलेगा, लेकिन मुझे इसी फील्ड में, इसी माहौल में रहना है, दिन भर न्यूज़ रूम को देखना है कैसे काम होता है जी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उनको ऐसा लगा कोई बच्ची है वो जो घूमना चाहती है, उन्होंने इजाज़त दे दी और थोड़ा 1-2 दिन मैंने देखा और उसके बाद फिर स्टोरीज करनी शुरू करी और उसके बाद बस मेरी यात्रा शुरू हो गई जी। तो ये कौन सा वर्ष था, कब आपने शुरुआत की? मैंने 2006 में शुरुआत की थी फ्रीलांसिंग, बतौर फ्रीलांसर शुरुआत की थी। तो शुरुआत में घूमते फिरते फील्ड में जो स्टोरीज मिलती थी ला के देती थी और अगर पसंद आती थी तो पब्लिश हो जाती थी। फिर धीरे धीरे वो रोज़ाना पब्लिश होने लगी। फिर बिल बनते थे हमारे वहाँ पे उस वक्त कई, मतलब बिलिंग, हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं कि वो बिलिंग शब्द शायद दर्शक लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये क्या है बिल। जी। तो उस वक्त जो फ्रीलांसर दैनिक भास्कर में मेरे ख्याल से था उस वक्त ये कल्चर, 6-7 रिपोर्टर्स थे जो कॉलेज से निकले थे और उनको वो रखा करते थे। तो प्रतिदिन उनकी जो स्टोरीज होती थी वो उसको नोट कर लेते थे और महीने के आखिरी में एक फॉर्म भरा जाता था जिसमें हर स्टोरी जो पब्लिश हो गई है उसका हेडिंग लिखा जाता था और उस प्रति स्टोरी के हिसाब से 100 रुपये के हिसाब से आपको महीने का आखिरी में पेमेंट होता था। मतलब आप वहाँ पर होते हुए भी एक तरह से फ्रीलांस कर रहे थे? जी। और उसको आपको जो भी आप खबरें बनाते थे, स्पेशल स्टोरीज करते थे, पत्रकार वार्ताएं अटेंड करते थे, उसके एवज में आपको महीने के अंत में जितना आपने काम किया उसका एक पेमेंट मिल जाएगा? जी, पहले पेमेंट मिलता था। हर स्टोरी, चाहे वो चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कोई इवेंट हो या लीड स्टोरी ही क्यों ना पब्लिश हो, उस वक्त वो 100 रुपये मिले, फिक्स रहते थे हमारे। लेकिन फिर जब कंपनी को भी लगा कि नहीं, अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो आप जाते हो और प्रेस रिलीज़ लेके आ जाते हो, उसको भी आप 100 रुपये में काउंट कर रहे हैं और जो लीड स्टोरी है जिसमें 2-2, 3-3 दिन मेहनत लग रही है उसे भी 100 रुपये में काउंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कई रिपोर्टर्स को भी शिकायत थी कि हम तो सिर्फ लीड देते हैं, हमें इतना कम क्यों मिलता है। तो उन्होंने तय किया कि स्टोरीज़ की क्वालिटी के हिसाब से अब प्राइस होगा। तो आप बस तय कीजिए कि आपको किस इवेंट का कितना आपको लगता है मिलना चाहिए आपको मेहनत का। तो पॉजिटिव, हाँ। तो फिर उस फॉर्म के बाद में फॉर्म में एक सेक्शन जोड़ा गया कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है प्रति स्टोरी की जी। तो फिर वो फॉर्म हम अलग तरीके से भर के देते थे। तो उस वक्त हमारे बिल इतने ज़्यादा बनने लग गए थे कि हम लोग वीक ऑफ भी नहीं लेते थे। कई ऐसे जर्नलिस्ट थे जो बहुत मेहनती थे और वीक ऑफ भी नहीं लेते थे और अच्छी स्टोरीज करते थे जी। तो संस्थान को लगा कि इनकी बिलिंग तो बहुत ज़्यादा हो रही है, जो परमानेंट स्टाफ है उससे भी ज़्यादा बिल बन रहा है। तो आखिरकार हमें परमानेंट कर दिया गया और फिक्स सैलरी हो गई हमारी। जी। तो जब आप भास्कर में परमानेंट हो गई तो आपको किस तरह की जिम्मेदारी उसके बाद दी गई? भास्कर में मैं स्टार्टिंग से ही आर्ट एंड कल्चर में ही ज़्यादा मेरा फोकस रहा जी। और सोशल इश्यूज़ और फैशन, लाइफस्टाइल और बच्चों से रिलेटेड स्टोरीज़, महिलाओं से रिलेटेड स्टोरीज़ मैं करती थी। और भास्कर में उस दौरान एक वुमेन भास्कर भी एक सप्लीमेंट, एक पेज लॉन्च हुआ, उसकी टीम में भी मुझे रखा गया। उसके लिए बाकायदा मेरी ट्रेनिंग हुई 2 हफ्तों की और फिर वुमेन भास्कर मैंने लॉन्च किया तो महिलाओं पे बेस्ड स्टोरीज़ बहुत सारी करी।
मतलब भास्कर में ज़्यादातर आर्ट एंड कल्चर और समाज से जुड़ी खबरें ही मैंने की। कई इंटरव्यूज़, बॉलीवुड स्टार्स के इंटरव्यू वगैरह भी ये मुझे करने का मौका मिला। जी, तो आपका कितना कार्यकाल रहा भास्कर में, अगर देखें तो ओवरऑल कितने समय आप वहाँ रही? जी, भास्कर में मैं करीबन 7.5 साल रही। भास्कर में एक टैलेंट पूल करके एग्ज़ाम होती है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसमें हर एडिशन से कुछ टैलेंट्स को बुलाया जाता है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और नेक्स्ट पोजीशन के लिए उनको तैयार किया जाता है। तो उसके लिए एक रिटन टेस्ट हुआ, उसके बाद एक ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ। ऐसे करके इंदौर से मेरा सिलेक्शन हुआ था और एक जालंधर से एक लड़की का था। ऐसे करके 18 लोगों को हम ट्रेनिंग मिली थी, उसमें मैं भी थी। 3 महीने मैं भोपाल में रह के मैंने वो ट्रेनिंग ली है। तो एक ये अचीवमेंट मेरा रहा है वो भास्कर का। हाँ। ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानना चाहेंगे कि दैनिक भास्कर के बाद आप कहाँ शिफ्ट हुई, किस नए पड़ाव पर आप पहुँची? भास्कर में रहते हुए मुझे प्रभात खबर पटना है, वहाँ से जॉब का ऑफर आया। वहाँ पे एक सप्लीमेंट लॉन्च हो रहा था, लाइफ@ पटना। वो जैसे भास्कर में सिटी भास्कर एक सप्लीमेंट है, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे था, जिसमें आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड खबरें और लाइफस्टाइल से रिलेटेड लाइट खबरें होंगी। तो उसको हेड करने का मेरे पास एक मौका आया और मुझे लगा कि एक नए स्टेट को देखना चाहिए और कुछ नया ट्राई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ मुझे 7.5 साल हो गए थे। तो मैंने नए स्टेट में जाने का सोचा और पटना में मैं करीबन 5.5 साल रही और उस लाइफ@ पटना को देखा। उस दौरान लाइफ@ रांची हुआ, लॉन्च हुआ, लाइफ@ जमशेदपुर लॉन्च हुआ। तो ये सारे प्रोसेस को मैंने देखा अपने आँखों से, तो वो एक अलग अनुभव रहा। जी। ओके। तो पटना और अगर मध्य प्रदेश, मतलब बिहार और अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो पत्रकारिता में किस तरह के बदलाव यहाँ और वहाँ में आप देखती हैं कि वहाँ की कामकाज करने की क्या शैली है और यहाँ किस तरह का कामकाज होता है? देखिए, कामकाज करने का तरीके में तो मुझे ऐसा कोई ख़ास बदलाव नज़र नहीं आया, लेकिन हाँ, अखबार जो है उसके लुक में मुझे बहुत अंतर नज़र आया। यहाँ पे ग्राफिक्स और फ़ोटोज़, वाइब्रेंट फ़ोटोज़, बड़े फ़ोटोज़, इनका बहुत महत्व रहा है, मैंने मध्य प्रदेश के अखबारों में देखा है। लेकिन बिहार, झारखंड, ये जो यहाँ के जो लोग हैं, इनको पढ़ने का बहुत शौक़ है, ये फ़ोटोज़ को इतना महत्व नहीं देते हैं। तो इसलिए वहाँ पे लेखों को बहुत महत्व दिया जाता है। आप बिना फ़ोटोज़ के आप फुल पेज लेख दे देंगे, वहाँ के रीडर उसको पढ़ लेंगे। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग था कि आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो आम तौर पे हम बड़े फ़ोटोज़ लगा के छोटी स्टोरी लगाओ चल जाता था, ग्राफिक्स से खेल लो। लेकिन यहाँ पे हमें कॉपी पे ज़्यादा मेहनत करनी थी और उसमें कुछ गलती नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ के रीडर बहुत जागरूक भी हुआ करते और नॉलेजेबल भी थे। तो इसलिए वहाँ का काम करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। जी। तो आप उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका कौन सा पब्लिकेशन रहा? प्रभात खबर के बाद एक्चुअली मैंने थोड़ा ब्रेक लिया कुछ सालों का, लेकिन बेबी की वजह से ब्रेक लिया। लेकिन उस दौरान में मैंने फ्रीलांसिंग जारी रखी। एक वेबसाइट थी atarman.com, उसके लिए मैंने फ्रीलांस किया, फीचर आर्टिकल्स लिखे। और भी इस दौरान मैं दिल्ली में भी रही 1.5 साल, तो वहाँ मैंने अमर उजाला के लिए भी कुछ स्टोरीज़ की फ्रीलांसिंग के तौर फ्रीलांसर। तो मतलब बैठी तो नहीं मैं, लेकिन हाँ, काम मेरा जारी रहा। और करीब 4.5 साल लगभग मैंने जर्नलिज्म से थोड़ा सा ब्रेक लिया। हाँ, मतलब थोड़े से हर्डल्स आए, लेकिन आप ट्रैक पर रही मैं कि मैं अपना टाइपिंग प्रैक्टिस ना भूल जाऊँ और मैं लेखन की जो आदत है वो कहीं छूट ना जाए मेरी, इसलिए। अच्छा। हाँ। अब हम इसके बाद चलते हैं कि जब आपका ये 4-4.5 साल का पीरियड खत्म हुआ तो उसके बाद फिर आप वापस एक्टिव जर्नलिज्म में किस तरह से आई? मतलब एक्टिव तो आप पहले भी नहीं, लेकिन एक न्यूज़पेपर के अंदर बतौर जर्नलिस्ट आपका मतलब नेक्स्ट मुकाम क्या रहा? जी, मैं एक्चुअली सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हूँ, तो कई सारे मेरे जर्नलिस्ट के जो सीनियर एडिटर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो सब फेसबुक पे मुझे देखते रहते थे। तो सदगुरु जी पहले वो जागरण में पटना में थे, उनसे मुलाकात हुई थी पटना में रहते हुए। तो जब वो इंदौर आ गए थे तो भी उनसे फेसबुक पे जुड़ी हुई थी, उनसे मेरी बातचीत होती रहती थी। तो वो जब इंदौर आए थे और मैंने उनसे मुलाकात करके उनको बधाई दी कि हमारे स्टेट में आपका स्वागत भी है। तो उन्होंने जब बाद में कुछ समय बाद उन्होंने पूछा कि आपकी बेटी तो अब बड़ी हो गई है, नर्सरी जाने लगी है, तो अब तुम क्यों नहीं दोबारा ट्राई कर रही हो, अब तो तुम्हें कर लेना चाहिए। तो मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम्स थोड़ी बताई कि कैसे हो पाएगा मैनेज। उन्होंने कहा नहीं, हम आपको ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप दोनों घर और परिवार और ऑफिस दोनों मैनेज कर सकती है। तो उन्होंने मुझे नव दुनिया में दोबारा एक्टिव जर्नलिज्म में एंट्री करवाई और बस नई दुनिया भोपाल से मेरी शुरुआत हुई। ओके। जी। फिर पत्रिका में कब आना हुआ आपका? नव दुनिया में करीबन मैं 10 महीने रही, लेकिन कुछ निजी कारणों से बेबी सीटर वगैरह नहीं मिलने की वजह से मुझे 4 महीने का फिर ब्रेक लेना पड़ा। ये एक अलग तरीके के चैलेंजेस होते हैं वर्किंग मदर के बीच में। तो अचानक से बेबी सीटर मेरी चली गई और फिर 4 महीने का मुझे गैप लेना पड़ा। और फिर जब दोबारा दूसरी बेबी सीटर मिली तो मैंने फिर पत्रिका में दोबारा मौका मिला और मैंने अब पत्रिका ज्वाइन किया। अब 1 साल से भी ऊपर हो गया है समय।
जी चल रहा है। हाँ। तो दक्षा जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपके करियर को ग्रूम करने के लिए, आपके स्किल्स को होन करने के लिए आप किन किन लोगों को अपना मेंटर, गुरु या जिनसे भी आपने कुछ सीखा है इस इंटरव्यू में बताना चाहेंगी कि किन की बदौलत आपका जो काम है बहुत निखरा? जैसे नाम तो बहुत सारे हैं किसी के छूट जाए तो वो नाराज़ भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ, जैसे जर्नलिज्म में मेरी शुरुआत कल्पेश जी की वजह से हुई। उन्होंने ही मुझे काम करने का मौका दिया। लेकिन मैंने सिटी भास्कर में से शुरुआत की थी और वहाँ विजय सिंह चौहान थे, विजय पाठक थे जो उसके सिटी भास्कर के हेड थे। उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया। देवेश वर्मा जी थे जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, उन्होंने मुझे टाइपिंग सिखाई, हिंदी सिखाया। रविंद्र व्यास जी हैं, उन्होंने मुझे इवेंट्स कवर करना सिखाया, आर्ट एंड कल्चर के कैसे करते हैं, कैसे लिखने का स्टाइल है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा मैंने सीखा है राजन तिवारी जी से सीखा, जिन्होंने बिहार में भी मुझे मौका दिया और बतौर हेड मुझे कैसे काम करना चाहिए, कैसे लोगों से काम करवाना चाहिए, आइडियाज़ कैसे जनरेट करना चाहिए, एक ही इंसिडेंट से कितने आइडियाज़ आप जनरेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उनके अंडर में मैंने सीखी। तो उनका सबसे बड़ा हाथ है मेरे जर्नलिज्म करियर में। ओके। तो हम इसमें बहुत सारे बिंदु आगे भी कवर करेंगे, जिसमें आपने अभी एक बात कही कि एक आइडिया पर कैसे आप मल्टीपल स्टोरीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारे शायद संभवतः नेक्स्ट पार्ट में हम इसको भी डिस्कस करेंगे, ताकि जो यंग जर्नलिस्ट हैं, जो बडिंग जर्नलिस्ट हैं, उनको कई बार होता है कि वो ब्लैंक होते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें, कौन सी स्टोरी कैसे जनरेट करें। तो निश्चित रूप से एक आपने अच्छा हिंट दिया है जिसको कि मैंने दिमाग में रखा है और अगले इंटरव्यू में आपसे इस बारे में विस्तार से बात करूँगा। अब मैं बात करूँगा आपसे कि आपकी कुछ प्रिय स्टोरीज़ होती हैं, जिन स्टोरीज़ पे आपने काफ़ी काम किया होता है, या कुछ मेमोरेबल ऐसी स्टोरीज़ हो जाती हैं जो आपको हमेशा, बाकी सारे बेबीज़ अच्छे लगते हैं, सारी स्टोरीज़ जर्नलिस्ट को अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ मेमोरेबल स्टोरीज़ हमारे दर्शकों के साथ अगर आप शेयर कर सकें। एक्चुअली मैंने सोशल इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा काम किया है और यही स्टोरीज़ है जो मेरे बहुत दिल के करीब रही हैं। तो उसमें इंदौर की एक घटना है, जब मैं इंदौर में एक बच्चे थे, 2 बच्चे थे, बहुत ही छोटे थे और उनके मदर फादर दोनों का एक्सीडेंट हो गया था और डेथ हो गई थी। तो वो उनके नाना के पास ही थे, नानी भी नहीं थी, सिर्फ नाना जी थे और नाना जी की उम्र भी करीबन 75-78 समथिंग थी और ये मेरी कॉलोनी में ही कहीं रहते थे। तो जब मुझे पता चला किसी के थ्रू कि ऐसा एक परिवार के साथ घटना हुई है और अब इस बच्चों के कोई नहीं है, चाचा चाची वगैरह इन्होंने अपनाने से मना कर दिया है, तो मैंने उस पर एक इमोशनल स्टोरी लिखी थी और एक बच्चों के साथ फ़ोटो के साथ में बहुत इमोशनल स्टोरी थी और DV स्टार में फ्रंट पेज पे छपी थी। और उस स्टोरी का इम्पैक्ट इतना हुआ कि कई लोगों ने कॉल किया और हम कहा कि हम बच्चों को पैसे डोनेट करना चाहते हैं, उनके एजुकेशन का खर्चा उठाना चाहते हैं। तो भास्कर ने बाकायदा एक अकाउंट ओपन किया और उसमें वो पैसे डलवाए और वो अकाउंट जो है उनको दिया। तो इस तरीके से बच्चों की हेल्प हुई और वो बच्चे अच्छा कर रहे हैं। मुझे कई सालों बाद भी मुझे पता चलता है कि वो आज कॉलेज पहुँच गए, क्या पहुँच गए। तो मुझे इस तरीके काम करना अच्छा लगता है। जी, तो मैं देखता हूँ आप सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव हैं और आपके बारे में मैंने जो सुना और जाना है कि आप भले ही फाइनेंशियल हेल्प ना कर पाएँ, लेकिन आप अपनी स्टोरीज़ के ज़रिए लोगों की मदद करते हैं। तो कुछ और इंसिडेंट्स आप अगर शेयर कर सकें तो हमारे दर्शकों को जानकर खुशी होगी। अभी मुझे एट ए ग्लांस आपने शायद एक इंसिडेंस मेरे को वहाँ का भी बताया था, जो एक ओल्ड एज होम है जिसमें कि इस तरह के जो लोगों को बेसहारा छोड़ दिया जाता है, उनकी वहाँ हेल्प होती है। उज्जैन का शायद आपने जिक्र किया था। ये इंदौर के पास में एक जगह है, उज्जैन और इंदौर रोड के बीच में है। वहाँ पे भाई जी है, बहुत फेमस है, इंदौर के लोग, उज्जैन के लोग जानते हैं। तो भाई जी की संस्था है, वो निराश्रितों को जगह स्थान देती है। तो रास्ते में अगर आप कोई भी बुज़ुर्ग को देखें, किसी मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति को जो बहुत ही विचित्र स्थिति में सड़क पे मिल रहा है, तो आप सीधे भाई जी को फ़ोन लगा दीजिए, उनकी गाड़ी आएगी, वो उसको ले जाती है, वो उसे खुद नहलाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं और उसके बाद उसको आश्रम में ही रखते हैं। कई जो ट्रेनों में छोटे बच्चे, नवजात को कोई बच्चे लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो वहाँ पे कई सारे सेक्शन हैं जहाँ पे एक में महिलाएं रहती हैं, एक में बुज़ुर्ग रहते हैं, एक में छोटे बच्चे रहते हैं। तो वो आश्रम में मैं कई बार जाती थी और वहाँ पे जब भी कोई नया बुज़ुर्ग आता था तो भाई जी मुझे फ़ोन लगा के बताते थे कि अध्यक्षा आज ऐसा एक केस आया है, इसके जो बच्चे हैं वो तो आई स्पेशलिस्ट हैं, किसी के बच्चे इंजीनियर हैं, उन्होंने अपने पापा को छोड़ दिया क्योंकि उनको ये बीमारी हो गई, ये कुष्ठ रोग हो गया। तो इस तरह से मैं उनकी स्टोरीज़ करती थी और उसका भी असर पड़ता था। कई बार वृद्धाश्रमों में भी मैंने स्टोरीज़ की है जिनके बच्चे अच्छी स्थिति में और पेरेंट्स को छोड़ के जाते हैं। तो स्टोरीज़ पब्लिश होने के बाद बच्चों को एहसास हुआ, आसपास के लोगों ने कहा कि आपके पेरेंट्स की स्टोरी छपी है, आपको शर्म आनी चाहिए। तो वो शर्मिंदगी की वजह से या आत्मग्लानि की वजह से कई बार बच्चे जो है वो अपने माता पिता को वापस भी लेकर गए हैं।
तो मुझे लगता है कि कभी ना कभी ऐसी स्टोरीज का फ़ायदा भी होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसे मुद्दे ज़्यादा उठाऊँ मैं। ओके। तो एक महिला पत्रकार होते हुए अगर देखा जाए कि उनके सामने किस तरह के काम को लेकर के चुनौतियाँ होती हैं? महिला पत्रकार होने के नाते मुझे वैसे ही कोई ऐसी स्पेशल चुनौती मुझे लगी नहीं। हाँ, बीट्स को लेकर हमेशा रहा है कि महिला पत्रकारों को जैसे क्राइम बीट्स नहीं मिलती है। मेरी बहुत बड़ी इच्छा रही थी कि मैं क्राइम बीट देखूं, लेकिन मुझे नहीं मिली और मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से फिर उन्होंने कहा ठीक है आर्ट एंड कल्चर कर लेते। अक्सर ये देखा जाता है कि सॉफ्ट काइंड ऑफ स्टोरीज के लिए या ऐसी बीट्स पर जैसे आर्ट एंड कल्चर की आप बात कर रहे हैं या महिलाओं और बच्चों के मुद्दों की बात कर रहे हैं या सोसाइटी के जो बहुत सारे संगठन होते हैं जिनकी अपनी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, तो अक्सर हमने देखा है कि महिलाओं को वहाँ ज़्यादा फिट माना जाता है, बजाय इसके कि जैसा आपने बताया कि क्राइम एक ऐसी हार्डकोर बीट होती है जिसमें कि थोड़ा सा उनको उस तरह उधर अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती हैं। इसके ऊपर मेरी कई बार एडिटर्स वगैरह से मेरी बहस भी हुई है मौके को लेकर। उनका भी एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू था कि जिस तरह से खबरें निकालनी होती है, पुलिस वालों के साथ बैठना होता है, थोड़ा चायबाजी करनी होती है, क्रिमिनल्स के साथ बैठना होता है, आपके सोर्सेज भी उस तरह के ही होते हैं जो ऐसी एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं, भले थोड़े कम अपराधी होते हैं, छोटे अपराधी होते हैं। तो उनका कहना था कि नहीं इस तरह, तो उन्होंने मुझे समझाया और मुझे लगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, जो फील्ड अपने को मिली है उसी में हमें करना चाहिए बेहतर है। लेकिन आर्ट एंड कल्चर में भी चैलेंजेस थोड़े बहुत तो रहते हैं। जब कभी आर्ट एंड कल्चर में कई इवेंट होते हैं जो बहुत देर रात शुरू होते हैं, देर रात खत्म होते हैं और आपको उसी दिन रिपोर्ट उसी दिन रिपोर्ट करना होता है। और एक आर्ट एंड कल्चर की सबसे बड़ी समस्या ये है कि सारे इवेंट्स में जितने भी बड़े बड़े कलाकार आते हैं, शास्त्रीय संगीत के जो सिंगर्स आते हैं, प्रस्तुति देते हैं, तो उनका कार्यक्रम वो चाहते हैं कि पूरा आप सुने और पूरा सुनकर कवर करें, और लेकिन अच्छे पब्लिश भी अच्छा हो, और उधर अखबार की भी डेडलाइन होती है कि आपको 8:30-9 बजे के बाद आपको फिर अगर आप सबमिट करोगे तो स्पेस ही नहीं मिलेगा। तो जब पत्रकार है वो अगर कभी पूछ ले कि सर आप क्या प्रस्तुति देने वाले हैं, तो वो जो है बहुत ज़्यादा उनको बुरा लग जाता है। तो ये चीज़ें मैनेज करते हुए खबर भी सही समय पे मिल जाए, कलाकार को भी बुरा ना लगे, तो ये जो है आपको सामंजस्य बैठाना पड़ता है, उनको अपनी पूरी प्रॉब्लम समझानी पड़ती है, अखबार की प्रोसेस समझानी पड़ती है। तो कुछ कलाकार हैं जो कॉपरेट कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। हम तो चाहेंगे कि जो कलाकार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, चाहे वो वरिष्ठ कलाकार क्यों ना हो, लेकिन पत्रकारिता जगह तो पत्रकारों की मजबूरी का भी वो ध्यान दें, क्योंकि उनको एक टाइम लिमिट में सारा कुछ कवर करके अपने ऑफिस पहुंचना होता है और उस चीज़ को कंपोज करके और आगे के लिए प्रोसेस में डालना होता है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और अक्सर ये कार्यक्रम रात में होते हैं और वही टाइम अखबार के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सारे पेजेस उसी समय बनना शुरू होते हैं, सारा लेआउट, डिजाइनिंग और प्रिंटिंग से लेके सारे प्रोसेस 12 साढ़े 12 के आसपास लगभग आपको सब खत्म करना होता है। तो ये वाकई एक बड़ी चुनौती है कि आर्ट एंड कल्चर को भी इतना आसान नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो अब मान लीजिए कोई शास्त्रीय गायक आया हुआ है, अब आपको उसका ABC नहीं मालूम है कि गायन क्या होता है, बहुत सारे जो उसके जो नुआंसेस हैं वो आपको नहीं पता हैं, तो आप शायद उतना अच्छा रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। लोग ज़रूर समझते हैं कि एक आसान काम है, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी एक चुनौतीपूर्ण काम है और उसमें भी आपको विविधता रहती है। कभी आपको नाटकों को कवर करना है, कभी आपको किसी म्यूज़िक प्रोग्राम को कवर करना है, कभी किसी सिनेमा जगत की हस्ती को आपको करना है, तो आपको उसमें भी वैरिड नेचर के, मतलब क्योंकि कल्चर भी एक अपने आप में एक बड़ा फील्ड है, तो उसमें भी आपको चुनौतियाँ आती हैं। तो इसके बाद में आपने जो एक चुनौती वाली बात करी, इसको भी हम लोग निश्चित रूप से मैं फिर दिमाग में रखूँगा। और न्यूज़ रूम में क्या कुछ होता है रात का, अगर वो नज़ारा आप थोड़ा बताएं, क्योंकि वो ज़रूरी है लोगों को बताना। जी न्यूज़ रूम में मैंने देखा है जनरली लड़कियां जो है वो, एक तो अखबारों में लड़कियों की संख्या वैसे ही बहुत कम है, और जो रहती हैं कोशिश रहती है कि 8-9 बजे के बाद वो लड़कियां चली जाएं। अगर वो नहीं जाएं तो सीनियर्स जो है वो खुद ही कहते हैं कि नहीं चली जाओ, लड़की हो कैसे जाओगी, दिक्कत होगी तुम्हें। तो ये हमेशा से ही रहा है, लेकिन मेरे साथ ये रहा है कि मुझे सीनियर्स कितना भी टोके मैं जाती नहीं थी। और एक जर्नलिज्म की शुरुआत से ही मेरा ये रहा है कि मैंने जो खबर दी है वो कैसे लग रही है, उसका कैप्शन क्या लग रहा है, उसमें मेरा फ़ोटो कौन सा सेलेक्ट हो रहा है। तो ये चीज़ मैं लगातार देखते रहती थी। तो मुझे 11:30 के बाद ही मैं हमेशा घर पहुँची हूँ। तो वो जो मेरी शुरुआत वैसी हुई है वो आज भी ऐसे ही है। तो बस रात का माहौल यही है कि चैलेंजेस अलग तरीके के होते हैं। कई खबर जो हम सोचते हैं कि लीड लगेगी वो सिंगल में निपट जाती है, कभी कभी जो सिंगल सोचते हैं विज्ञापन हावी हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शहर में अगर करीबन 40 स्टोरीज़ हैं, इवेंट्स हैं, हर व्यक्ति को लगता है कि उसका इवेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसको स्पेस मिलनी चाहिए।
और दूसरे दिन अवेलेबल स्पेस ही, उसमें आपको प्रायोरिटी देखनी पड़ती है कि कौन सा इवेंट को ज़्यादा महत्व देना है। तो फिर बस कुछ जो इवेंट नहीं लग पाते हैं वो दूसरे दिन आप उनसे साइन कीजिए कि हमारी स्टोरी क्यों नहीं लग पाई है। तो ये चैलेंजेस रहते हैं, कोई एक दिन खुश होता है, कल दूसरे दिन कोई और खुश होता है, ऐसा चलता रहता है। क्योंकि वही है कि एक अनार 100 बीमार है, आपका स्पेस लिमिटेड है और आपको सब कवर सबको करना है। जी जी। हाँ। तो इस तरह की बहुत सारी चुनौतियाँ रहती हैं और उसमें आपको बाहर जो आपके न्यूज़ सोर्सेज होते हैं या जिनने आपको इनवाइट किया होता है, तो बट ऑब्वियस है कि सुबह से उनके फ़ोन बजना शुरू हो जाते हैं कि साहब हमारा इसको स्पेस नहीं मिला। जैसे इवेंट्स की भी एक कैटेगरी होती है, एक इवेंट, कुछ इवेंट होते हैं जो बहुत बड़े स्तर पे होते हैं, जिनका प्रमोशन उस स्तर पे होता है, उन इवेंट्स को आप मिस नहीं कर सकते, उन्हें आप छोटा नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको पता है कि सभी अखबार इसको आप लीड या बॉटम लगाएंगे ही, तो वो इवेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई इवेंट ऐसे होते हैं जो आप नहीं लगाएंगे तो जितने लोग उस इवेंट में आए हैं बस उनको ही तकलीफ होगी, तो वो इवेंट जो है वो आप थोड़ा सोर्सेज के हिसाब से देखने पड़ते हैं कि वो पर्सन आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कई बार ये चीज़ देखनी पड़ती है। जी। तो दक्षा जी, चलते चलते अब आपसे एक प्रश्न और, वो ख़ासतौर से मैं हमारे जो बडिंग जर्नलिस्ट होते हैं, जो नए युवा पत्रकार होते हैं या जो अभी पढ़ाई कर के आगे बढ़ रहे होते हैं और उनका कहीं लक्ष्य होता है कि वो पत्रकारिता के क्षेत्र में आए, क्योंकि आपने बहुत सारे इंटर्न्स को ट्रेनिंग दी है, काफ़ी सारे बच्चे आपके हाथ से नीचे होकर के गुजरे हैं, तो इसके बारे में आप थोड़ा बताएं कि उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर उनको एक अच्छा पत्रकार बनना है। जी, देखिए मैंने बिहार से, मतलब मेरे अंडर में बिहार से बच्चे आने शुरू हुए थे और मैंने ट्रेनिंग देना बिहार से स्टार्ट किया था, तो वहाँ से जो मेरी शुरुआत हुई है इस दौर तक, अभी तक मैंने 200-250 बच्चों को ट्रेन किया है। उसमें मैंने यही देखा है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों की तो हिंदी है ही ख़राब, हिंदी मीडियम के बच्चों की हिंदी भी मैंने कई बार ख़राब देखी है, कई बेसिक वर्ड्स हैं जो उनके गलत रहते हैं, मात्राओं की गलतियाँ रहती हैं, तो ये एक बेसिक चीज़ मैं नोटिस करती हूँ कि हिंदी भाषा ख़राब है, बहुत सिंपल वर्ड्स भी आपको लिखने नहीं आते, बीमारियों में बहुत छोटा लिख देते हैं, इस तरीके की चीज़ें, बहुत सिली मिस्टेक्स रहती है। तो मुझे लगता है कि एक तो हिंदी उनकी बहुत ख़राब है, और अगर आप हिंदी जर्नलिज्म में आते हैं तो आपको हिंदी अच्छी आनी चाहिए, वाक्य विन्यास वगैरह की दिक्कत है। और एक जैसे जर्नलिज्म का कोर्स करने के बावजूद भी बच्चों को 5W1H जो बेसिक होता है, कब, क्यों, कहाँ, कौन, कैसे, कर दें हमारे दर्शकों को कि क्या होता है ये, क्योंकि ये मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मेरे जो आम दर्शक हैं उनको जरूर समझाना चाहूँगा। जी, 5W1H मतलब इंग्लिश में तो आप हु, हुम, व्हेन ये सब कह सकते हैं, लेकिन हिंदी में अगर सिंपल से कहा जाए तो हर खबर में बेसिक कुछ चीज़ें होनी चाहिए, वो है कब, क्यों, कहाँ, कौन, कैसे, ये सारी बेसिक चीज़ें अगर आपकी खबर में शामिल हो जाती हैं तो आपकी खबर अच्छी बन जाती है। तो ये जो नई जनरेशन जो है वो उसमें से 5 या 6 पॉइंट जो है मैंने बताया, उनमें से 2 या 3 को ही कवर कर पाते हैं, बाकी मिस कर जाते हैं। तो उनसे बाकायदा पूछना पड़ता है कैसे हुआ, कहाँ हुआ, शुरुआत तुमने ये पॉइंट नहीं लिया, ये पॉइंट नहीं लिखा, तो उनका जवाब बस यही होता है, मैम 2 कॉलम की तो खबर लगनी है, इसमें आप क्या क्या लीजिएगा। तो मेहनत करने में थोड़ा सा आलस करते हैं, ये मैंने थोड़ा नोटिस किया है। और अभी जब से ये जनरेशन जो है, ये व्हाट्सअप जनरेशन है, इसमें हर चीज़ आपको खबर ऐसे ही आ जाती है, तो अगर विज्ञप्ति भी है तो वो मेहनत करके उसको ठीक नहीं करना चाहते हैं, फील्ड में जाने में थोड़ा आलस करते हैं, ये भी चीज़ देखी जाती है कि कोई चीज़ फ़ोन पर हो जाए वो बेस्ट है। और ये थोड़ा बच्चों में, मुझे नए लोगों में दिखा है कि वो फील्ड में जाने का जो महत्व है वो समझ नहीं पा रहे हैं, और कोई भी स्टोरीज उनके सामने से निकल जाती है वो उसको नोटिस नहीं कर पाते हैं कि ये तो स्टोरी बनती है जी। उन्हें लगता है कि ये तो बहुत ही आम बात है जी। ये यहाँ आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैंने कल्पेश याग्निक जी के अंडर में काम किया है, और उनका एक सेंटेंस हुआ करता था कि किसी भी रिपोर्टर को आँख नाक कान खुले रखने चाहिए और अगर आपके आँख नाक कान खुले हुए हैं तो आपको जिधर आप दृष्टि घुमाएंगे उस तरफ आपको खबरें मिलेंगी। जी जी जी। तो यही चीज़ है, मैंने कई बार जर्नलिस्ट के साथ मैं खुद भी उनको सिखाने के हिसाब से मैं फील्ड में भी गई हूँ। जैसे बिहार में जब मुझे करीबन 12 स्टूडेंट्स कॉलेज के मिले थे, उनको ट्रेनिंग देने का मौका मिला था, तो उनको मैं लेकर कभी मॉल जाती थी, कभी ज़ू जाती थी और उनसे पूछती थी कि अभी ज़ू में घूमते हुए आपको कितनी स्टोरीज दिमाग में आपकी क्लिक हुई हैं। तो वो 1 या 2 स्टोरीज ही बता पाते थे, और उसके बाद मैं उनको ऑफिस पहुँच के करीबन 15 से 20 स्टोरीज़ की लिस्ट देती थी कि इतनी स्टोरीज़ वहाँ से निकलती हैं ज़ू में। तो ये आपका नोटिस करने का एक तरीका होता है कि आप क्या क्या चीज़ें देखते हैं, ऑब्जर्वेशन पावर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये अभी थोड़ा बच्चों में कमी है, वो ट्रेनिंग से ही आएगी मेरे ख्याल से। हाँ। तो चलते चलते एक प्रश्न और आ गया दिमाग में मेरे, मैं सोच रहा था कि समाप्त करूं उससे पहले, क्योंकि हमारी सोशल मीडिया को लेकर काफ़ी आपसे बात हुई, और सोशल मीडिया पर ख़ासतौर से मैं फेसबुक पर आपको काफ़ी एक्टिव देखता हूँ। तो सोशल मीडिया को आप किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं अपने करियर को बिल्डअप करने के लिए और रिलेशनशिप बिल्डिंग में?
जी, सोशल मीडिया में मुझे होने का बहुत फ़ायदा भी हुआ है। इसमें मैं कई बार पर्सनल चीज़ों के साथ साथ अपनी जो स्टोरीज़ हैं पब्लिश होती हैं वो भी शेयर करती हूँ। तो इससे मुझे सोर्सेज बनाने में बहुत हेल्प मिली है। एक भी स्टोरी अगर मैं सोशल मीडिया पे डालती हूँ तो करीबन मेरे पास 7 से 8 इनबॉक्स में मैसेजेस आते हैं और लोग कनेक्ट करते हैं कि ऐसी स्टोरीज़ हमारे पास भी हैं। इस तरह से मेरे सोर्सेज जो है वो बहुत डेवलप हुए हैं। और कई लोगों ने फेसबुक पे, कई ऐसे लोग हैं जो अखबार में छपना चाहते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनके दिमाग में स्टोरीज है, वो कनेक्ट नहीं कर पाते। तो जब आप सोशल मीडिया पे नज़र आते हैं, उनको पता चलता है कि नहीं ये पत्रकार है जो फ्रेंडली भी है, आपके अप्रोच में भी है, वो पर्टिकुलर इन सब्जेक्ट में डिस्प्ले लिख भी रहा है, तो और आप इनबॉक्स करें तो वो जवाब भी दे रहा है। तो इस तरह से मुझे कई अच्छी स्टोरीज जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू ही मिली हैं। तो कई पत्रकार कहते हैं कि आप कुछ ज़्यादा ओवर अप्रोच करते एक्टिव है, लेकिन मैं कहती हूँ मुझे इसका हमेशा फ़ायदा हुआ है और होना चाहिए। हर पत्रकार को सोशल मीडिया पे होना चाहिए जी, क्योंकि आपके पास कुछ होता है बताने के लिए, दैट इज़ व्हाई आप इतना एक्टिव हो पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो आपके पास कुछ बताने के लिए नहीं है तो आप एक्टिव कैसे हो पाएंगे। ये भी एक वॉइस वर्सा अगर देखा जाए तो होता है। तो थैंक यू सो मच दक्षा जी, आज आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा।